उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का आखिरी और अंतिम चरण का मतदान आज जारी है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी, तमाम वोटर्स और तमाम जनप्रतिनिधि भी अपना अपना वोट दे चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस बार एक तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी की बयार चली है, हवा चली है और समाजवादी की बयार चली है और हाथी मस्त चाल चल रही है। इनसे हम जानेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या स्थितियां हैं, क्या बयार चलेगा या हवा चलेगी या हाथी की मस्त चाल चलेगी। सर, जिस तरीके से बात की जा रही है कि बीजेपी की हवा चल रही है, समाजवादी बयार चल रहा है, साइकिल दौड़ रही है और हाथी मस्त चाल चल रही है। देखिए, अब प्रचार का समय ख़त्म हो गया है, अंतिम चरण है। अब आधे दिन में लाइन लगा के वोट पड़ रहा है। जो खबरें आ रही हैं 25% 30% वोट पोल हो चुका है अब तक। शाम तक तो आप खुद ही अपना एग्जिट पोल दिखाई दोगे कि आपके हिसाब से इस पूरे चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस पूर्वांचल तक क्या अनुमान है। मैं इस अंतिम चरण में, जिसमें 9 जनपद हैं, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, बनारस, गाज़ीपुर, आज़मगढ़ और मऊ, इन जनपदों में जो हो रहे वोट हैं और जो मतदान का रुझान है और जो अनुमान है, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है। कई जनपद हैं जहां खाता भी नहीं खुल रहा। मोदी जी ने बहुत जोर लगाया, योगी जी ने भी उठा नहीं रखा और डबल इंजन की सरकार के सारे तंत्र और जनता से उन्होंने उनके बीच में जाके उनको लुभाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे ये लगता है कि जनता नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का पतन हो रहा है। ये रिजल्ट तो 10 तारीख को आएगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी 100 से 150 के बीच में सिमट गई इस राउंड को लेने के बाद भी, क्योंकि 54 सीटों के इस राउंड में वो 10 से 14 के बीच में सिमट रही है। बनारस जो खुद मोदी जी का क्षेत्र है, आधी सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं। बाकी जनपदों में एक एक सीट को तरस जाएंगे। तो जब यह दुर्गत अंतिम चरण में हो रही है, तो यह स्वतः इस बात का संकेत है कि योगी की जो 5 साल की सरकार में उनकी विफलताएं रही हैं, उस सरकार की जो विफलता रही है और जनता ने जो इस चुनाव का मुद्दा बनाया है, उससे योगी ने जो जनता के बीच में एक नई पिच बना करके चाहा कि जनता इस पिच पर बैटिंग करे, जनता ने उसे नकार दिया। जनता अपनी पिच पर चाहती है कि सरकार इस पर आए, जवाब दे, बेरोजगारी के सवाल पे जवाब दे, महंगाई के सवाल पे जवाब दे, गिरती हुई कानून व्यवस्था, जो असुरक्षा की भावना आम आदमियों में है, उस सवाल पे जवाब दे, बढ़े हुए भ्रष्टाचार, जहां थाने से लेके तहसील ब्लॉक कहीं भी बिना घूस लिए कोई काम नहीं। जब दावा किया जाता है कि हम आवास बना रहे हैं तो गरीब मुस्कुराता है कि इस आवास को बनाने के लिए पात्रता की सूची में मेरा नाम भी है, तो पहले 25,000 रुपया हमसे ले लिया जाता है, तब हमारा आवास बनता है, उसकी किस्तें मिलती हैं। तो जो भी काम ईमानदारी से हो तो उसको काउंट करा जाता है, लेकिन जो काम बेईमानी से किया जाए उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती। हो सकता है उनके मन में रहा हो सकता है कोई समझ भी ना पाता। जो 5 किलो अनाज प्रति यूनिट ले लो, ये जो स्कीम इन्होंने चलाई, लेकिन जब इसी के बदले वोट की कल्पना की जाने लगी, तो मतदाताओं को पता है कि ये तो धोखा देने के लिए, हमको ठगने के लिए
और ये अनाज दिया जा रहा है, और अब आज वो जवाब देता है कि 5 किलो से हमारी खर्ची चल जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी अपना मुद्दा बनाई है सर कि जनता जो है बीजेपी ने मुद्दा बनाया या बीजेपी के नेताओं ने या हमारे मीडिया के बड़े मीडिया के कुछ साथियों ने एक नया वर्ग बना दिया। उस वर्ग का नाम रख दिया सुविधा भोगी समाज। तो सुविधा भोगी समाज भाजपा के साथ है। वही सुविधा भोगी समाज कह रहा है कि पात्रता की सारी श्रेणी पूरी करने के बाद 25,000 रुपये का घूस क्यों। वही सवाल कर रहा है कि 400 रुपये का सिलेंडर तो पहले था, आपने जो फ्री सिलेंडर दिया था उसका 1,000 रुपया क्यों। वही कह रहा है कि आपने कहा था कि हर घर को, हर झोपड़ी को, हर मड़ई को हम निःशुल्क बिजली देंगे। कनेक्शन तो निःशुल्क मिला, लेकिन 500 रुपया महीना उनसे बिजली का वसूला जाने लगा। वही सुविधाभोगी समाज कह रहा है कि आज पीने के पानी के लिए चापाकल नहीं मिल रहा। इस बार का सर क्या किस तरह का मुद्दा होगा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? हम इसी चुनाव की बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है। 225, 230, 240 रुपये लीटर सरसों का तेल, 60-65 तेल था डीजल और पेट्रोल, अब हो गया 95 और 100 रुपये लीटर। हर चीज़ महंगी हो गई, दवाएं महंगी हो गई, आम आदमी का जीना दूभर हो गया। समाज में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो तो कराह रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोगों का भी जीना मुश्किल हो गया। इस बार के चुनाव में क्या लगता है कि साइकिल दौड़ेगी या हाथी की मस्त चाल रहेगी मौजूद सर? नहीं, मैं इस पर समीक्षा न करके ये कहूँगा कि मेरी इच्छा है कि प्रदेश की जनता अगर अवसर देगी, बीएसपी के लोग जीत के बहुमत में आए, तो उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सरकार बनेगी। फैसला तो जनता को देना है और 10 तारीख को सामने आएगा। अनुमान आपको लगाना है, जो आप आज 6 बजे शाम के बाद अनुमान का जो रिजल्ट है वो सामने लाएंगे। हमारा जो एग्जिट पोल है वो एक है कि मौजूदा डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, इस सरकार का पतन हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से 5 साल सरकार चलाई, इन्होंने जनता को रुला दिया। इनको समझ में नहीं आता कि अपनी सभाओं में ये बुलडोज़र लेके जाते हैं और अब बुलडोज़र बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं और कहते हैं कि बुलडोज़र अभी सर्विसिंग में है और 10 तारीख के बाद फिर बुलडोज़र चलेगा। इनके जो छोटे भैया मंत्री हैं वो तो कहते हैं छाती पे चलेगा। अब आपकी बुलडोज़र नीति, आपकी दमनकारी नीति, आपका ठोक देंगे, आपका रोल देंगे, आपने जो यह एक लोकतंत्र के लीक से अलग हट करके तानाशाही वाला जो रवैया अपनाया है, आपको शर्म नहीं आती? अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह पहले आदेश कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि तुम ही वादी भी हो और तुम ही जांच करने वाले और तुम ही सजा देने वाले जज भी हो। जिन लोगों के ऊपर भी जुर्माना वसूला गया है, जिन लोगों को जुर्माना वसूलने का नोटिस दिया गया है, सब वापस लो और सबका पैसा वापस करो। देश की निगाह सर अभी सीए आंदोलन के दौरान जो इन्होंने किया था, लेकिन शर्म नहीं आती। अगर इनकी बुलडोज़र नीति को कोई समर्थन मिल रहा है तब तो सीधी सी बात है कि 300 सीटें थी, अब की इनकी 350 या 370 सीटें मिले, 400 मिल जाए, पता लग जाएगा पैमाना कि इनकी बुलडोज़र की नीति सफल रही या जनता ने इनकी बुलडोज़र की नीति को, इनके घमंड के शासन को दरकिनार कर दिया और इनकी सत्ता को बेदखल कर दिया। अगर 10 तारीख के रिज़ल्ट में ये 100 से 150 में सिमट जाते हैं तो आप भी मान लेना कि जनता ने जो फैसला दिया है उसने उनकी उन नीतियों का कितना समर्थन किया है। सर एक सबसे बड़ा सवाल है, देश की पूरी निगाह जो है मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पे है। हम बात करें अगर चुनाव को लेकर, तो इस बार जो है नई पीढ़ी जो है अंसारी परिवार के जो है चुनावी मैदान में है। पुराने जैसे बात की जाए तो विधायक जी सुबकतुल्ला अंसारी जी वो क्विट कर गए, मुख्तार अंसारी जी भी क्विट कर गए, अब उनके बेटे चुनाव मैदान में हैं।
सर यहाँ से मन्नू अंसारी जी चुनाव मैदान में हैं और एक तरह से बात की जाए तो किस तरह का, चूँकि वो समाजवादी पार्टी से हैं और बीएसपी के आप सांसद हैं सर, कैसे मैनेज होगा सर? देखिए, जहाँ तक विरासत का सवाल है, इस अंसारी परिवार में जो अभी मोहम्मदाबाद के विधायक थे सिबगतुल्ला अंसारी, उनके बेटे चुनाव के मैदान में आए हैं और हमारे अनुज मुख्तार अंसारी जो विधायक थे मऊ से, उनके बेटे अब्बास अंसारी मऊ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो आपने अभी बात कही, जैसे कि विरासत सौंप देने वाली बात, तो हो सकता है बहुत से ऐसे राजनेता हों जो खुद ही राजनीति में पदार्पण किए हों और खुद ही राजनीति की इबारत लिखे हों। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं, उस परिवार में हमने जन्म लिया जहां हमसे पहले की पीढ़ी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी, देश के आज़ादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया। हमसे पहले भी इस परिवार के फरीदुल हक अंसारी साहब थे, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे, महासचिव थे और 2 बार राज्यसभा के एमपी थे। हमसे पहले भी इसी परिवार में जन्मे डॉक्टर शौकतुल्ला अंसारी थे, जो नेहरू जी के क्लास फेलो थे और उनके अच्छे मित्र थे। वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सदस्यता प्राप्त कर चुके थे। हम उन्हीं के वंशज हैं और हमारी यही पृष्ठभूमि है जिसकी वजह से समाज में अंसारी परिवार के लिए एक सम्मान का, एक विश्वास का माहौल है। प्रस्तुत करते समय ये भारतीय जनता पार्टी फिरकापरस्त ताकतें ये ज़रूर इस तरह से मीडिया के भाइयों को अपने पक्ष में, गोदी मीडिया के लोगों को मिला के ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे अंसारी परिवार एक विलेन के रोल में है, जिसने देश के निर्माण में योगदान किया, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिस परिवार में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। हम गर्व कर सकते हैं। योगी जी धर्म का चोंगा पहन के हो सकता है सौभाग्य की वो राजनीति के डगर पे चलने आ गए, लेकिन उनकी पिछली पीढ़ी कहाँ थी, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारी पिछली पीढ़ी ने भी देश की आज़ादी की लड़ाई में, देश की सीमाओं के सुरक्षा में अपना बलिदान दिया है और हम भी, मेरी उम्र 69 साल हो गई, मेरे बड़े भाई 72-73 साल उम्र हो गई। जाहिर सी बात है कि हमारे नई पीढ़ी के लोग, जो उनके पीछे एक जो बैकग्राउंड है, जो 8-10 सालों से समाज में लोगों के बीच में रहने और उनके दुख दर्द में खड़े होने का जिन्हें अवसर मिलता रहा है, हमारा हाथ बटाते रहे हैं ये लोग। अगर ये फैसला है कि नई जनरेशन के लोगों को मौका दिया जाए तो कोई गलत फैसला नहीं है। फैसला असली तो जनता करेगी। उनके हाथ में अपनी पद से हमारे बड़े भाई साहब अपने को अलग करके उस सीट पर ला दिए अपने बेटे को, लेकिन ये उनका फैसला है। असली फैसला तो जनता करेगी जब उनके फैसले पर वो अपनी मोहर सहमति की लगा दे। जिस तरह का वातावरण है, हमारी कौम जात के 9% वोट है यहाँ। उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में की सरकार दोनों चपी हुई है। योगी जी आए थे यहाँ, वोट मांग के गए हैं, बुलडोजर दिखा के गए हैं। जिस तरह का धन का, बल का दुरुपयोग इस क्षेत्र की जनता को डराने और धमकाने के लिए वोट से पहले और आज वोट के दिन भी किया जा रहा है, उसके बाद भी आप देखिएगा जो फैसला आएगा, अब उस फैसले को ही, जनता के फैसले को ही स्वीकार कर लेना जनादेश का सम्मान होगा। हम उस वक्त का इंतजार करेंगे 10 तारीख को क्या फैसला आता है। बिल्कुल, ये थे हमारे गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है। निश्चित तौर से एक बदलाव की बयार देखी जा रही है और नई विरासत जो इस चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं वो एक नई इबादत लिखने की भी बात की जा रही है। आलोक त्रिपाठी, नमस्कार।